हाय एवरीवन, मैं शुभम आर्यन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पार्ट्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। एवरी ईयर कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई पार्ट्स दिया हो, ये कौन से कोई सब्जेक्ट दिया हो, ये कौन से पार्ट में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कौन से पार्ट्स हैं ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब वो डिटेल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ काफ़ी अमेंडमेंट वगैरह हुआ, कुछ पार्ट ऐड हुए, कुछ पार्ट को हटा दिया गया। तो सब मिला के आज की डेट में टोटल 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो आउट ऑफ दोज 25 पार्ट्स हम लोग कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 1 है उसमें सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज मेंशन है। ठीक है, तो हम लोग इस बात को याद करने का तरीका हम लोग कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए, इस तरह से देखेंगे। तो इसको आप लोग इस तरह बेसिक समझ सकते हैं कि कोई भी कंट्री होगा, ठीक है, तो वो बिना बाउंड्री के, बिना एरिया का वो एक देश नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक फिक्स उसको एक एरिया चाहिए होगा, उसका एक टेरिटरी होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कोई भी कंट्री बिना टेरिटरी के हो नहीं सकता है। तो वो टेरिटरी वाला जो पार्ट है वो पार्ट 1 में हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगा। सेकंड पार्ट, फिर बिना लोग का वो कंट्री हो नहीं सकता है। ठीक है, तो उस कंट्री को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ के लोग होने चाहिए। तो लोग होंगे तो उनको क्या चाहिए, वहाँ का सिटीजनशिप। तो सबसे पहले एरिया जो कि पार्ट 1 हो जाएगा, दूसरा लोग होंगे तो सिटीजनशिप, तो वो पार्ट 2 हो जाएगा। अच्छा, 2 पार्ट हो गया क्लियर। थर्ड पार्ट है सिर्फ सिटीजन होने से काम नहीं चलता है। ठीक है, वो जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स भी मिलना चाहिए, उनका कुछ अधिकार होना चाहिए हमारे संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स। तो याद करने का तरीका, सबसे पहले एरिया होगा, टेरिटरी होगा, तो वो पार्ट 1 में मेंशन होगा। सेकंड पार्ट में क्या होगा, सिटीजनशिप होगा, लोग होंगे तो उनको सिटीजनशिप चाहिए, तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप होगा। पार्ट 3 में इन सिटीजन्स का जो राइट्स हैं वो मेंशन होगा पार्ट 3 में। ठीक है, अच्छा, चूँकि हमारा देश जब डेवलप हुआ 1947 में, हमारा आज़ाद जब हुआ हमारा देश, तो उस समय हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं था और इतना एक यूनिफॉर्मिटी और इतना डिवीजन में सोसाइटी एक साथ सारे राइट्स नहीं दिया जा सकता था। तो कुछ राइट्स को दे दिया गया जो कि फंडामेंटल राइट्स है, और कुछ राइट्स जो है जिसको रिजर्व किया गया कि फ्यूचर आने वाली सरकार है उनको जब अप्रोप्रिएट टाइम लगेगा तब वो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दोज राइट्स वो उनको देंगे। तो इन राइट्स को डीपीएसपी में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 बेसिकली राइट्स है, लेकिन 3 में फंडामेंटल राइट जो मिल चुका है, और 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि स्टेट जो गवर्नमेंट हो जब वो बाद में कभी उसको लगेगा तो वो देगा, वो हो जाएगा पार्ट 4 में। अच्छा, सिर्फ राइट्स ही थोड़ी ना होगा सिटीजन्स के पास, सिटीजन्स का अपना ड्यूटी भी होना चाहिए। बिना ड्यूटी का कोई भी सिटीजन काम नहीं कर सकता है। ठीक है, देश नहीं चल सकता है। तो कुछ उसको ड्यूटीज मेंशन किया गया है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, ये बाद में मेंशन किया गया, ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 5। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखें टेरिटरी होना चाहिए, तो वो हो गया पार्ट 1 में। वहाँ पे फिर लोग होंगे तो लोग का सिटीजनशिप होना चाहिए पार्ट 2 में। सिटीजनशिप के बाद थर्ड पार्ट में होगा फंडामेंटल राइट्स, उन लोगों का राइट्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। फोर्थ पार्ट में सिर्फ राइट्स ही नहीं होगा, उनको कुछ फ्यूचर में भी बाद में उनको कुछ जो राइट्स उस समय नहीं मिले जो बाद में मिल सकता था वो 4 में दिया गया, और 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ तक हम लोग टेरिटरी एंड पीपल तक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो फंक्शंस के हिसाब से कैसे पार्ट्स को आगे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो पार्ट 5 है यूनियन। सबसे बड़ा हमारा क्या है स्ट्रक्चर में, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट्स का पावर, ड्यूटीज एंड फंक्शंस है वो पार्ट 5 में मेंशन किया गया। यूनियन के बाद उससे नीचे हम लोग उतरते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या आ जाएगा, स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे जानते हैं इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर है, तो अगेन यूनियन के बाद स्टेट्स आ गया। अगेन स्टेट्स के बाद पार्ट 7 जो है पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि 1956 के बाद इसको
ये रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया। बेसिकली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था तब उससे पहले जो यूनियन जो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में मिला था, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब को पार्ट 7 में डाला गया था, बट बाद में इनको हटा दिया गया आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पार्ट 7 रिपील्ड हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 7 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, वो रिपील्ड है। नाउ लेट्स सी पार्ट 8। ठीक है, तो हम लोग देख लिए, सबसे पहले यूनियन हो गया, यूनियन के बाद स्टेट्स होगा, फिर 7 में नहीं है तो 5, 6, 7 छोड़ के 8, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। अब मैं हम लोग जानते हैं और छोटे स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे तो यूनियन टेरिटरी आ जाता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद फिर अगेन ये लोग पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, कोऑपरेटिव्स है। ठीक है, तो ये भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, बाद में इसको 9A में जैसे ऐड किया गया ओरिजिनल तो 9 में हमारा क्या आ जाएगा, पंचायत आ गया। ठीक है, फिर पंचायत से हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो म्यूनिसिपैलिटीज की ओर बढ़ेंगे तो 9B, और उसके बाद कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये 9B में हो जाए, सॉरी म्यूनिसिपैलिटीज 9A में और कोऑपरेटिव्स 9B में है। ठीक है, उसके बाद और हम लोग आगे देखेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट सब का एरिया होता है वहाँ पे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, पार्ट 10 में। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वो और छोटे छोटे एरिया वाइज में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक एरिया वाइज जो फंक्शंस था, जो फंक्शंस के हिसाब से बांटा गया वो हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप। तो जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं आए दिन कन्फ्लिक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, कभी रिसोर्सेज के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी पावर के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे मेंशन किया गया, पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, कोऑपरेटिव, म्यूनिसिपैलिटीज सब देख लिए। तो ये आएगा कहाँ से, इसके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना इलेक्शंस का ये हो नहीं सकता है, इन गवर्नमेंट बन नहीं सकती। तो इलेक्शंस को पार्ट 15 में मेंशन किया, उसके अलावा पार्ट 12, 13, 14 वगैरह भी है, बट वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को सारा पार्ट याद करने का ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हीं को याद करें, बाकी अननेसेसरी हमें ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछता है, तो एग्ज़ाम में इलेक्शंस हालांकि यहीं तक मैक्सिमम पूछता है, इसके नीचे नहीं, ये सब भी नहीं, एक्चुअली 9B तक ही मैक्सिमम है, यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसको मैंने हटा दिया। तो पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन देख लिए, पार्ट 12 में उनका इलेक्शंस देखेंगे सबका। ठीक है, पार्ट 17 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया का कौन कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश, दूसरा है हिंदी। ठीक है, ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोग अक्सर कहते हैं हिंदी इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सो देयर इज नो सच नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है वो एक इंग्लिश और हिंदी है। इसके अलावा 22 शेड्यूल लैंग्वेज है जो कि मेंशन किया गया हमारे शेड्यूल्स में। ठीक है, उसके बाद पार्ट 18 जो है वो इमरजेंसी प्रोविजंस है। हम लोग जानते हैं 3 तरह का इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये 3 तरह का इमरजेंसी, जब हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे ये तीनों तरह का इमरजेंसी प्रोविजंस क्या क्या है। और लास्ट है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के थ्रू ही जो है वो पार्ट 20 में मेंशन है अमेंडमेंट। हम लोग अमेंडमेंट के थ्रू ही जो है हम लोग कभी भी क्या कहते हैं, कुछ नया पार्ट ऐड कर रहे हैं, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करते हैं, अमेंड करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लेकिन बिफोर दैट एक बात हम लोग को समझना जरूरी है। अगर क्लास का बेस्ट यूज लेना है, बेस्ट आपको लर्निंग करना, तो क्लास को साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको याद भी होगा पहला, और दूसरा आपके पास एक नोट्स रेडीमेड नोट्स बन के रेडी रहेगा, जो कि आप मोस्टली इतना ही पढ़ के जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द कंपटीशन एग्जाम सारा का सारे निकल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा उन सब और करने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादातर। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पार्ट 1, कोई भी नेशन जो है वो बिना टेरिटरी के नेशन हो नहीं सकता, तो पार्ट 1 में हो जाएगा। पार्ट 2 में उसका सिटीजनशिप हो जाएगा। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, उसको राइट्स जो मिलेगा। पार्ट 4 में DPSP जो बाद में भविष्य में मिलना चाहिए था,
पार्ट 4A में ये जो है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ड्यूटीज, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लेता फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से पार्ट्स में पूछा गया है, मेंशन है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगेन उसके बाद यूनियन है, देन स्टेट्स है, पार्ट 5 में यूनियन, पार्ट 6 में स्टेट्स, पार्ट 7 जो रिपील कर दिया गया थ्रू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज है, पार्ट 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनिसिपैलिटीज है, 9B में कोऑपरेटिव्स है, पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है, पार्ट 11 में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, ठीक है। पार्ट 15 में इलेक्शन है, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का 2 है, इंग्लिश एंड हिंदी। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो कि 3 हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजंस का आर्टिकल है 3, ठीक है। और पार्ट 20 में अमेंडमेंट है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का और पॉलिटिकल लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट्स को ऐड करते जाएंगे हमारे कोर्सेज में। ओके, थैंक यू।